हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर, जिनकी कमेंट्री आप लगातार सुनते आ रहे हैं। हमारे साथ सुबह से भी जुड़े हुए थे। एक बार फिर से स्वागत है अजय बग्गा सर, आपका गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं अजय दुआ सर, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़े टिप्पणीकार, स्तंभकार, और इस पूरी ट्रेड डील की जब इन्हीं शुरुआत हुई थी उस वक्त इस ट्रेड डील से जुड़े हुए बड़े आला अधिकारियों में से एक थे आप। आपका होना बहुत जरूरी है आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, ज्वाइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ के, और मार्केट मामलों में जबरदस्त डेटा के साथ पकड़ रखते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर लगातार जुड़े रहे हैं। सुबह से भी आप देख रहे होंगे, अभी भी हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला है। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज सर आपका हमारे शो पे। अनुराग सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल। इस पूरे चर्चा के दौरान एक डिफरेंट एंगल लेकर के आते थे। कई बार नोकझोंक भी होती थी सर की हमारी प्रो अमेरिकन स्टांस लेने के लिए, लेकिन उनके लॉजिक बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए उनसे आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, तो बड़ा मजा आएगा। हमारे साथ है रमेश कुमार जुनेजा साहब, चेयरमैन हैं काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आवाज है आप सेक्टर की, इसलिए आपका होना बहुत जरूरी है आज के शो में। और हमारे साथ रॉबिन सिंह सचदेव सर हैं, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, लगातार हमारे साथ आप इन्हें देखते हैं, एनालिसिस देते हैं। खास बात क्या है रॉबिन सर के बारे में कि उन्होंने ट्रम्प साहब पर बाकायदा किताब लिख दी है, तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली हर तरीके से ट्रम्प को जानते हैं। ये और रॉबिन सचदेव सर के बारे में इतना ही कहा जा सकता है। आज हम उनसे करेंगे आगे की चर्चा, और चर्चा की शुरुआत बग्गा सर आपसे। हमने जो दावे और हकीकत रखी सर, आपको क्या लग रहा है, ट्रम्प साहब ने जो दावा कर दिया कि 500 बिलियन का जो मार्केट है वो खोल दिया हमारे लिए, हमारे से खरीद करेंगे, टाइमलाइन कुछ स्पष्ट नहीं है सर, आपको लग रहा है कि वाकई में भारत इसके लिए राजी हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। देखिए, दोनों वक्तव्य देखें, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट और ट्रम्प का ट्रुथ सोशल का जो है, दोनों में काफी फर्क है। प्रधानमंत्री ने उनको थैंक्स किया है और उनकी प्रशंसा की है। ट्रम्प ने ये मुद्दे उठाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ज्यादा आउटलायर पोजीशन ट्रम्प लेंगे पहले, और फिर वहां से नेगोशिएट डाउनवर्ड्स होगा। ये बात अच्छी है कि पीयूष गोयल साहब ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है, तो जब लिखित में आएगा तो ये दोनों वक्तव्यों के बीच में जो गैप है दीपक जी, वो थोड़ा ब्रिज हो जाएगा। बट मार्केट क्या सोच के आज चला है कि एंगेजमेंट हो रही है दो बड़ी इकोनॉमीज में, और भारत के लिए बहुत अच्छा है कि इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट फिर से हमारे लिए कम टैरिफ पे खुल रहा है। अमेरिका के लिए भारत के मार्केट का एक्सेस है, वहां पे कुछ गुड्स 0% पे आएंगे, बट ज्यादातर चीजें कोटा बेस्ड होगा। तो इतनी गाड़ियां आप इतने कम डिस्काउंट पे ला सकते हैं, इतने कम कस्टम ड्यूटी पे ला सकते हैं, और वो ड्यूटी घटती जाएगी अगले 5-10 साल के लिए। तो जैसा यूके के साथ हुआ है या ईयू के साथ करार हुआ है, उसकी ज्यादा हमें गुंजाइश दिखती है। और एग्रीकल्चर वगैरह में कुछ सिंबॉलिक चीजें होंगी, जैसे एथेनॉल वगैरह बनाया जा सकता है कॉर्न से, सो हो सकता है कि एथेनॉल अलाउ किया जाए ब्लेंडिंग के लिए, इस तरह की कोई चीज आ जाएगी। बट जो सूत्र कह रहे हैं कि जीएम बेस्ड कुछ भी नहीं अलाउ किया जाएगा। तो ओवरऑल दीपक जी, अभी सब अटकलें ही है। ये तय है कि आपको मुझे याद आ रहा है बग्गा सर, मुझे याद आ रहा है बग्गा सर, आपने जोर देकर कहा था कि भाई क्यों आप इस डील को अटका रहे हो, आप खोल दो ना एग्रीकल्चर सेक्टर, आप कंजम्पशन कंज्यूमर वाली चीज़ों को आप एक तरफ साइड रख लो, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए, आपको एथेनॉल बनाने के लिए वहाँ के चीज़ों की आवश्यकता है, ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। और आप सच में फाइन प्रिंट्स की जो एनालिसिस निकल करके आ रही है वो इसी तरह की निकल कर आ रही है। तो सर ये जो पॉलिटिकली गवर्नमेंट को इतना घेरा जा रहा है, आपको लग रहा है सर कि जब फाइन प्रिंट्स हमारे सामने होंगे तो उसमें जो पॉलिटिकली सेंसिटिव जो मुद्दे हैं, क्या उनका जिक्र होगा, या सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए हम कृषि उत्पादों के लिए जगह दे रहे हैं सर? मेरे ख्याल से कमर्शियल यूज ही होगा, और कुछ अगर कंज्यूमर के लिए भी होगा तो बहुत सीमित होगा, क्योंकि वो कोई कंपैरिजन नहीं है भारत की कीमतों में और अमेरिकन कीमतों में। ऐसा कुछ ज्यादा हमें संकट नहीं है। आप देखिए, गाड़ियों का ही देख लीजिए दीपक जी, 300 टेस्ला लेके आए थे टेस्ला वाले, 227 बिकी पूरे साल में, हाँ, पिछले साल में। तो ऐसा कुछ है ही एक नहीं। हम यही हार्डली कहते डेविडसन का भी आप बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते हैं सर। वो लेके गया, वो राजा मुंदरी में जाके मिली फिर हार्ली डेविडसन।
तो वही है, अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट सब बहुत प्रशस्त है। तो हाँ। और ये है कि अच्छा है, ओपन करना चाहिए, लिबरलाइज हो। और ये हमने देखा है जब 2002 से 5 के बीच में लिबरलाइजेशन हुआ था, हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट है 6 गुना बढ़ गया था। तो हम्म। बहुत हेल्प होती है मार्केट्स को, लिबरलाइज करना अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो वो प्रोटेक्टेड जो रहते हैं ना मैन्युफैक्चरर, वो हम्म। गंदा क्वालिटी भी देते हैं और बड़ी हाई कीमत पे देते हैं। तो राइट सर। खोलना अच्छा है, ये ना हो कि हॉलो आउट हो जाए जैसे चाइना ने कर दिया दुनिया भर को। वो राइट सर। तो होने नहीं वाला, क्योंकि हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं दुनिया के। ऐसा नहीं है कि हम उखाड़ दिए जाएंगे। तो हम्म। बहुत अच्छी डील है, और यही है जो हम पिछले पूरे साल कहते रहे, बिल्कुल। बीटीए वगैरह नहीं होगा। एक ऐसा बहुत प्रैग्मेटिक एग्रीमेंट होगा, हम्म। उसके बाद चलेंगे। एफटीए तो ये दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक तरफा है 18 वर्सेस 0। हम्म। तो एफटीए तो इसको बुला नहीं सकते, और बीटीए तो अभी आई थिंक कुछ महीने दूर और है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। देखिए सुबह से यही चल रहा है कि साहब ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। हर कोई ये सोच रहा है कि वो जो बीटीए पे बात चल रही थी वो हो गई या फिर एफटीए हो गया। दरअसल वो अभी बात की बात है। और बहुत अच्छा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, उन्होंने कहा देखिए ये टैरिफ पर सहमति बनी है, ट्रेड डील नहीं है एक तरह से। तो उन्होंने इस पे स्पष्टता दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दुआ सर आपके पास आ रहा हूँ सर। और हमें सर बताइए कि बहुत बड़ा दावा ट्रंप ने करके एक भूचाल मचा दिया कि हम साहब रूस से तेल अब खरीद बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं, और मोदी साहब ने हमसे वादा कर दिया। तुरंत शाम होते होते क्रेमलिन से एक क्लैरिफिकेशन आता है कि साहब हमसे तो भारत ने ऐसी कोई बात कही नहीं। तो ट्रंप साहब किस आधार पर कह रहे हैं? और मजेदार बात यह है कि न प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने, न पीयूष गोयल जी ने, न किसी इंडियन ऑफिशियल ने यह बात कही है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो क्या सच में सर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, या ट्रंप साहब की बात मान ली है? देखिए जी, मेरे हिसाब से ट्रम्प साहब ने जरूर सुझाव दिया होगा हम्म। मोदी साहब को कल, हम्म। जब दोनों लीडर्स के बीच में चर्चा हो रही होगी कि आप बंद कर दीजिए। हम्म। अब उसके का क्या उत्तर था, क्या सहमति हुई, उसका तो तभी हम कुछ कह सकेंगे कि अगर दूसरी तरफ भी उसको, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम ये डील डील होने वाली है, उसके अंदर ये मान लिया गया है, तभी जब उसका पुष्टिकरण होगा हम ये कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर समझौता हो गया है। हम्म। अभी तक तो भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, या हमारे अपने वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी का, किसी का इस बात के ऊपर कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ। इसलिए मैं तो इतना ही इसका समझता हूँ कि सुझाव जरूर आया है, और उस सुझाव का अभी भारत ने, जैसे रूस के स्पोक्समैन ने कहा है आज, जी। कि हमें नहीं कहा गया कि हमसे तेल लेना हम भारत बंद कर रहा है। तो अभी मामला लटका हुआ। हम्म। ट्रम्प साहब ने जरूर मांगा होगा, और ट्रम्प साहब ने ये भी कहा होगा शायद, तो इसलिए मैं 18% वाली बात भी, इसलिए बिल्कुल मैं उसका चाहता हूं कि मान गए हों। पर अगर लिंक कर दिया गया है कि आप बिल्कुल बंद करेंगे, तब कुछ अड़चन आ सकती है। कारण अमेरिका कह रहा है कि हमसे बड़ा ये खरीदना, वो हम मान सकते हैं। पर रूस से बंद करिए बिल्कुल, जी। वो भी भारत को निर्णय लेना पड़ेगा। कारण कुछ भारत का हमेशा स्टैंड रहा है इस विषय पे, हम लेंगे जहां से हमें ज्यादा फायदा हो, हम्म। जहां का हमें रेट ठीक मिले, और जो तेल मिल रहा है वो हमारे काम के लायक हो। मैं इसलिए ये शब्द ये कह रहा हूँ कि कारण जो वेनेजुला का तेल ट्रम्प साहब ने जिसके बारे में जिक्र किया है, वो दुनिया में सब जगह प्रोसेस रिफाइन नहीं हो सकता। हम्म। अमेरिका में भी दो ही जगह हो रहा है, एक लुजियाना स्टेट है और दूसरा टेक्सास,
दोनों के कोस्ट पे रिफाइनरी बनी हुई है, जहाँ पे ये हैवी तेल जो जिसके अंदर टार ज्यादा होता है, जी एस्बेस्टॉस बनाने के काम आता है, जी वहां पे फैसिलिटी है, इसको प्रोसेस करते हैं। राइट सर। अरे यहाँ जामनगर में भी है, हाँ पर कितना लेना वहां से, वो कितना उसका इकोनॉमिक्स बैठेगा, लाने का रेट का, वो सब चीजों पे करके ही गैर मतलब तुलना करके जी भारत, मुझे लगता है, निर्णय लेगा एकदम कि रूस के साथ बंद करने के लिए मान गए हैं। वो तो अभी तक किसी ने पुष्टिकरण नहीं किया। ऑल राइट सर। अब चलते हैं फिरोज अली सर के पास। फिरोज सर, हमें जरा बताइए मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर ये डील किस तरह से मददगार होगी, और खास तौर से आपसे तो हम एक ही सवाल पूछ रहे थे बार बार। आज एफआईआईज़ की सर खरीदारी भी आ गई है बड़ी तगड़ी, शाम तक जो नंबर्स आए हैं, तो इसी डील का चमत्कार है सर, इसी मौके का इंतजार कर रहे थे सर एफआईआईज़, और आगे की सूरत हाल आपको क्या नजर आ रही है? नमस्कार दीपक जी। जैसे आपने कहा कि ये डील इम्पोर्टेंट डील थी और काफी दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा, अजय सर ने कहा कि इम्पोर्टेंट डील थी। बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए थी कि काफी ड्रैग हो गया। देखिए, पहले 25% तो लगा था 1 अगस्त को, फिर दूसरे 25 अगस्त, 27 अगस्त को दूसरे 25%, फिर दिल्ली में 16 सितंबर को आए थे लोग, अक्टूबर में भी हुआ। तो ये फाइनली दिसंबर नवंबर सब कॉन्वर्जेशंस के बाद डावोस में थोड़ी इंडिकेशन दी थी ट्रम्प साहब ने 21 जनवरी को। सो बेसिकली 6 मंथ्स बीत चुके हैं। ठीक है, 6 मंथ्स एक सेम खबर की ओवरहैंग के चलते मार्केट के में जो दबदबा रहा है, जो एफआईआई की आउटफ्लो रही है 1,66,000 करोड़ की जो आउटफ्लो रही है, उसमें से अगस्त के बाद की आउटफ्लो ऑलमोस्ट अबाउट 85,000 90,000 करोड़ की है। तो वो जो आउटफ्लो थी वो इसी उम्मीद पे थी कि भाई, मैं इसी निराशा पे की थी कि डील बहुत ज्यादा ड्रैग हो रही है। तो अगर वो रिवर्स होता है, समझो 1 महीने का सस्पेंस था, वो चला जाए तो एक इम्पैक्ट होता है उसका। 6 महीने के सस्पेंस के बाद अगर कुछ न्यूज आती है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। एफआईआई की जो रिवर्सल की एक ट्रिगर थी, जी वो शायद मेरे हिसाब से दिस इट कुड बी वन। सेकंड, मेरा ये मानना है कि मार्च तक एफआईआई की पॉजिटिव परचेज आने की उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि जो हॉट एफआईआई हैं, मैं एफआईआई को 2 कैटेगरी में बांटता हूं। एक बी लिस्टेड एफआईआई जो हैं, जो बहुत हॉट पैसा लाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, उनके नाम भी हैं, बट उस पर ना चर्चा करके जो एक्टिव वाले हैं वो बहुत कम माल पे बैठे हैं आज। जो भी $900 बिलियन की एफआईआई की होल्डिंग है, उसमें से ज्यादातर ऑलमोस्ट 70% मेरा अंदाजा है वो पैसिव्स के पास है। वैनगार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड जो पैसिव्स चलाते हैं उनके पास है। तो जाहिर सी बात है कि वो मार्च तक एमएससीआई, एफटीएससी और एनएससी सबके रिव्यूज होते हैं, तो उसमें इनफ्लो आने की अच्छी खासी उम्मीद है। मेरा ये बिलीफ है। सो आई थिंक बाय मार्च यू विल सी सम substantive clear reversals of FII flows. ओके, तो मार्च तक ये ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अनुराग सिंह सर के पास अब चलते हैं। अनुराग सर, आप तो सर हमें अंदर की बात बताइए, हुआ क्या है अंदर, गेम क्या हुआ, किसने किया? जो गौर साहब हमारे यहाँ आए हैं, रूबियो साहब के साथ मिलके भारत के प्रति इन दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा है। क्या कैसे लॉबिंग हुई सर, अंदर खाने क्या क्या बातचीत हुई है, और आप हमें सर बताइए कि फाइन प्रिंट्स में क्या आने वाला है सर, वहां से कुछ इंसाइट्स दीजिए। अच्छा दीपक, पहले एक तो आपने मुझे प्रो अमेरिका कहा, तो मैं इस बात नहीं, मैंने आपको नहीं कहा सर, आपकी दलीलों को मैंने कहा सर, आपकी दलीलों को मैंने कहा था सर। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, यू नो, बट मूविंग ऑन। देखिए, अगेन आई वुड से दैट कई बार वो बहुत ज्यादा अगर हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो मैं उसको थोड़ा एक -1 एक रियलिटी चेक भी देता हूँ, हाँ जी, यू नो, विच इज इम्पोर्टेंट, राइट। अच्छा देखिए, अंदर की बात देखिए ज्यादा नहीं है दीपक, इतनी बात जरूर है कि रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट जनरली इंडिया के लिए एक थोड़ा अभी नेगेटिव बायस में आ गया है। वो इसलिए आ गया है कि दे बिलीव दैट इंडिया टेक्स ऑल द एडवांटेजेस ऑफ यूएस, बट इंडिया इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी ally. इंडिया सिट्स विद एवरीवन, राइट। सो एक तो वहां पर थोड़ा नेगेटिव बायस आ गया है। अदरवाइज इंडियन कम्युनिटी इज जनरली रेस्पेक्टेड। बाकी यू नो थोड़े माइनर इश्यूज हैं विच इज अबाउट द H1B वीजा मिसयूज, विच इज करेक्ट, बट एक ये बायस है कि इंडिया इज नॉट गिविंग अवे एनीथिंग, बट इंडिया ट्राइज टू
benefit out of every relationship, which is fine, ठीक है, जब तक चलेगा हर कंट्री करेगा वो। अंदर की डील में ये है, देखिए जब से सर्जियो गौर का अपॉइंटमेंट यहाँ पर था, यू नो ये यूएस के एम्बेसडर्स तो फॉरेन सर्विस से अपॉइंट नहीं होते, दे आर डायरेक्ट ट्रस्टवर्दी पीपल फ्रॉम द प्रेसिडेंट साइड। तो उस पे आई थिंक वो बात क्लियर थी कि अब कुछ ना कुछ इसमें तोड़ तो निकलेगा, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट हैज कम आउट नाउ, राइट। बाकी डिटेल्स में क्या होगा दीपक, वो हमें देखना होगा, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट 2-3 थिंग्स, राइट, जो मैं एक्सपर्ट से सुन रहा था। देखिए, और मेरा काम है वही मिसकंसेप्शंस दूर करना जो कि जरूरी है। हमने टेस्ला की और हार्ली डेविडसन की बात की, दोनों पर 70% टैरिफ है, 70। और हार्ली डेविडसन जब प्रेसिडेंट ने पिछले टर्म में कहा था कि देखिए 150% टैरिफ है, ये एक जोक के तौर पे उन्होंने कहा था कि देखिए कैसे कंट्रीज हमें एडवांटेज लेते हैं हमसे। तब हमने एज अ ऑब्लिगेशन उसको 70 से कम करके 150 से कम करके 70 पर लाए थे हम उसको, बट हम 70 पे रुक गए एज इफ 70 इज फाइन। दिस शोज द एक्सटेंट एंड रियलिटी। एक आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जस्ट सर्च कीजिए, WTO का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, व्हाट आर इंडियन टैरिफ रेट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। एक अच्छा खासा PDF निकल के आ जाता है, 100 से 150% तक भर भर के टैरिफ्स हैं, और बाकी 30-40-50% उन गुड्स पर है जो उस पर ही अनवायबल हो जाते हैं। तो one reality is India was and is still a highly tariffed country. ये IMF WTO सब कहते हैं, अगर आप सिर्फ अपना कंबल ओढ़ के बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ रियलिटी। बट ये अब जरूरी हो जाता है दीपक, पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि आपने बात कही कि पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। गवर्नमेंट विल हैव टू कम्युनिकेट कि ऑपोजिशन लोगों को भरमा रहा है, इंडिया इतना प्रोटेक्शनिस्ट है कि अगर कुछ भी डील करने जाओगे तो थोड़ा सा तो गिव अवे देना पड़ेगा। देखिए, राइट, फ्री लंच तो अब नहीं होगा। सर सॉरी सर, तो वहां पे क्या बात चल रही है सर, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जीरो टैरिफ पे भारत मान गया है, ये सच में वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि भारत मान गया? नहीं, देखिए, एवरीथिंग इज राइट दीपक, जीरो होगा कुछ प्रोडक्ट्स पे होगा, जैसे इंडिया कहता है, हाँ हमने भी, हम technically India exports freely to US till now, right? Before this tariff, India was free to export everything except certain protected categories, जो कि बहुत कम थी। अब जीरो हो सकता है इंडिया पे टैरिफ, बट वो बहुत सेलेक्टिव कैटेगरीज पे टाइड होगा। कहानी कुल मिला के ये बनेगी दीपक के जो हमारा गुड्स 85 बिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट इंडिया करता था, इंपोर्ट था 40-45 का, वो 40 का जो डेफिसिट था, कहीं ना कहीं से वो भरपाई होगी उसकी। वो कहाँ से होगी? मुझे दिख रहा है या तो बोइंग के प्लेन्स आ सकते हैं ज्यादा इंडिया में, करेक्ट, दैट कैन बी वन बायस, राइट। और ऑफ कोर्स एनर्जी जो यूएस से डायरेक्टली नहीं, लेकिन इन अ न्यू चेंज्ड वर्ल्ड ऑर्डर, US is trying to exercise total influence on Latin America, which is South America continent, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, क्यूबा, ये सब कंट्रीज आते हैं, वेनेजुएला भी। जी, वहां से जो एनर्जी आएगी, वो अगर यूएस आएगी तो वो एक पॉलिटिकली अच्छा नहीं दिखेगा। इट इज लाइक यूएस इज एक्सप्लॉइटिंग दोज कंट्रीज एज कॉलोनीज, बट वो एनर्जी अगर कहीं और जाती है तो फिर वो अच्छा दिखेगा कि यूएस इज ट्राइंग टू हेल्प वेनेजुएला। ओके। ट्रेड तो देखिए दीपक बैलेंस करना पड़ेगा, फ्री लंच नहीं है इसमें, एंड इट्स अ राइट मूव। गवर्नमेंट, मैं टोटली सपोर्ट करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। यहां से कोई भी डील होगी, चाहे यूरोप से चाहे यूके से, यूरोप की डील पे तो मैं ज्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, दे मूव टू स्लो, राइट, बट इंडिया हैज स्पेस टू गिव, और स्पेस sir. देना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि फ्री लंच नहीं है दुनिया में। ओके सर, ओके, ऑल राइट सर। मैं क्विकली ना फिरोज जी से पूछना चाह रहा था, क्योंकि फिरोज जी फिर हमारे हाथ लगेंगे नहीं, उनको फिर दूर जाना भी होता है। फिरोज साहब क्विकली बताइए, अब मेरा कोई सवाल नहीं है आपके लिए, मुझे बस बताइए सर कि अंदर खाने बातचीत क्या चल रही है, कि किन किन बातों पर सहमति बनी होगी, क्योंकि आप लोगों का बहुत कुछ डिपेंड ये भी करता है कि फाइन प्रिंट्स क्या होंगे, तो क्या बात चल रही है सर? जहां तक मेरा अनुमान है, सर्विस एक्सेस थोड़ा बेटर होगा, स्मूदर वीजास होंगे, मोबिलिटी, आउटसोर्सिंग एंड डिजिटल सर्विसेज पाथवेज अच्छे बनेंगे। ये एक चीज हम जीते होंगे, मेरा ये मानना है। जो एक रिकग्निशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स थे वो अभी अनक्लियर है, ये बातें चल रही हैं। लार्जर एग्री एक्सपोर्ट्स हमने भी कोटा मांगे थे, हायर इन राइस एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, उसमें भी मिला होगा हमें कुछ, ये मेरा मानना है। सो आई थिंक स्पेसिफिकली एग्री सेक्टर में अगर हमने कुछ दिया होगा तो जरूर उनके एग्री सेक्टर से हमने कुछ लिया होगा। आई थिंक हमारा सबसे बड़ा ये दिक्कत था कि 18% पे लाया जाए, वो हो चुका है मेरे हिसाब से,
और सर्विस एक्सेस जो था, जो वीजास की, जो H1B वीजास की कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई होगी। दैट्स माय करंट बिलीफ एंड आई थिंक फाइन प्रिंट में और थोड़ी उठापटक होगी मेरे हिसाब से। इट्स नॉट गोइंग टू बी एज स्मूथ एज इट करंटली इज मेड टू बी बिलीव्ड। ऑलराइट सर, बहुत कुछ आपने बड़ा क्लियर कट बता दिया। ऐसी क्लैरिटी अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। पर देखते हैं कि सच में आगे गवर्नमेंट और यूएस के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। हमने आपसे वादा भी किया था कि आपके समय के अनुसार ही आपका हम वक्त लेंगे, सो थैंक यू सर। मूविंग ऑन, जुनेजा सर के पास जा रहे हैं। जुनेजा सर, बताइए सर, आपके सेक्टर्स के लिए क्या हैं और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फाइन प्रिंट्स क्या कुछ चल रहा है सर, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को बधाई दूंगा ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। ये हम लोग के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है बहुत बड़ा हिस्टोरिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट हुई है लेदर इंडस्ट्री के लिए। इससे हम लोग का एक्सपोर्ट रोबस्ट एकदम ग्रोथ होगा। हमारा जितना जो टारगेट हमें जो मिनिस्ट्री एट द मोमेंट हमारा जो टारगेट है और जो हमारी टर्नओवर है, लास्ट ईयर हमारे इंडिया में जो लेदर इंडस्ट्री की टर्नओवर हुई थी, एक्सपोर्ट था 5.7 बिलियन यूएसडी का और डोमेस्टिक जो बिजनेस हुआ था 19 बिलियन का, तो ऑल टुगेदर 24.5 हम बिलियन यूएस का हम लोग का टर्नओवर था। और इसको जो प्रोजेक्शन दिया गया है बाय 2029-30 हमको इसको 50 बिलियन यूएसडी करना है। पर मैं देख रहा हूँ ये सब एग्रीमेंट से एफटीए जो यूरोप से हुआ और जो यूएस के साथ हुआ है, इसके साथ मुझे लग रहा है कि हमारा ये जो टारगेट दिया गया है, जो हमारी सोच है जी, हम लोग का एक्सपोर्ट हम लोग तीन साल के अंदर पूरा कर लेंगे। इससे लेदर इंडस्ट्री की और लेदर गुड्स इंडस्ट्री को बहुत और फुटवेयर इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। इससे बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, विदेश से बहुत कैपिटल आएगी और इंडस्ट्रीज लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगी। क्योंकि आगे हम जो चाइना हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, तो चाइना के ऊपर में अभी भी 34% टैरिफ है, हमारे इंडिया पर 18%, इंडोनेशिया पर है 20%, वियतनाम पे है 20%, बांग्लादेश पे है 19%, तो हमारे पर है 18%। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन में हम आ गए हैं। वी कैन कम्पीट विद चाइना, क्योंकि चाइना का लेदर गुड्स इंडस्ट्री में लेदर में ऑलमोस्ट 32% शेयर था यूएस के अंदर, जितना जो एक्सपोर्ट होता जो यूएस इंपोर्ट करता था, हमारा इंडिया का खाली 3% था। तो इतना बड़ा गैप था क्योंकि हम कर नहीं पाते थे उनके सामने में। अब आज की डेट में हम एडवांटेज में आ गए हैं इतनी बड़ी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा और चाइना से कम होगा। चाइनीज कस्टमर्स ऑलरेडी पहले भी, जब आज से ये टैरिफ जब लगा उससे थोड़े दिन पहले ही माने जितना जो जियो पोलिटिकल कंडीशंस है उसके हिसाब से वो लोग चाइना को छोड़ के सब इंडिया आने चाहते थे, मगर बाद में ट्रम्प साहब का टैरिफ लग गया 50%, तो फिर हमारा काम रुक गया। चाइना का कम था और हमारा ज्यादा था, वी वर इन डिसएडवांटेज। 6 महीना हम लोग बहुत सफर किए, मगर आज की डेट में अब ये हो गया है कि जितने अब चाइनीज बायर हैं, ऐसे अमेरिकन बायर्स हैं, सब इंडिया के अंदर आके यहाँ से माल लेना चाहते हैं और इसके हमारा बहुत जबरदस्त हमारा फायदा होगा। ऑल राइट सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं सर कि सब कुछ ठीक ठाक हो। अब आते हैं रॉबिन सचदेव सर के पास। रॉबिन सर, सबसे आखिर में मैं आपके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि आप फिर एक फाइन प्रिंट हमें निकाल करके देते हैं जो अक्सर हूबहू सही साबित होते भी हैं। लेकिन अभी सबसे ज्वलंत सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से जो आप ट्रम्प साहब पर करते हैं निरंतर, उससे ये बताइए कि ट्रम्प साहब पलट तो नहीं जाएंगे सर? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खतरनाक है दोस्तों पर। एक बार टैरिफ हटाने के बाद दोबारा से भी वो पलटवार कर देते हैं कभी कभी, तो कितना हम भरोसा करें? और आपका एनालिसिस। पहली बात, यस, अगर पलट नहीं कहो तो टर्निंग तो ले सकते हैं। कुछ और सिचुएशन होगी दुनिया में, जियो पॉलिटिक्स में ऐसे रहेगा, ये कहेंगे वापस आपके ऊपर इतनी टैरिफ, किसी के साथ ही वो कर सकते हैं। बट कमिंग बैक, आपका जो आई थिंक पहला क्वेश्चन इंडिया का बेनिफिट है ना, और मेन क्वेश्चन रशियन ऑयल का आप नंबर 3 रखे थे, मैं उसको नंबर 1 रखता हूँ। हाँ। मेरे विचार से ये डील केवल और केवल इसीलिए हुई है क्योंकि हमने अमेरिका को कमिट करा है कि हम रशियन ऑयल लेना खत्म बंद कर देंगे। देखिए, जो 25% पेनल्टी था रशियन ऑयल और 25% ट्रेड था, 25% ट्रेड वाले पे बातचीत चल रही थी सारी, ये वो जो हो रखी थी। मेन जो किकर अटका हुआ था मेरे विचार से, इनके माइंड में वो था 25% रशियन ऑयल को लेकर के। अब रशियन ऑयल अगर आप मार्केट डेटा से देखें तो मेरे ख्याल से आफ्टर नवंबर
में करीब 1.9 मिलियन और whatever 1.8 मिलियन हमने थोड़ा ज्यादा लिया था, दिसंबर में कम किया 1.1, जनवरी में भी शायद कम है। तो सरकार तो कुछ कहेगी थी ना, सरकार तो भारत सरकार नहीं कहेगी कि हम क्या कर रहे हैं एक्सेट्रा, वो भी अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखना चाहते हैं, परसेप्शंस। तो मेरे विचार से ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया रशिया से तेल खरीदना कम करेगा, बंद करेगा वर्चुअली, तभी ये डील हुई है। अगर वो कमिटमेंट या वो अंडरस्टैंडिंग ना होती हमारे और अमेरिका के बीच में, ये ट्रेड डील ना होती, ये मेरा स्पेकुलेशन है। वन सेकेंड, सर सॉरी इफ आई मे इंटरप्ट सर, इसमें एक जो आर्गुमेंट आ रहा है, जो गवर्नमेंट बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, और उसमें मैं आनंद रंगनाथन साहब का एक ट्वीट आया था, उन्होंने बड़ा टू द पॉइंट सवाल पूछा, मेकिंग इंडिया स्टॉप इंपोर्टिंग रशियन ऑयल 40% of our total oil imports, while committing US to buying $500 billion worth of American products, imposing 18% tariffs on Indian goods, while at the same time having 0% tariff on American goods, is a great trade deal. और लास्ट में वो लिखते हैं बट फॉर अमेरिका। तो नहीं, इसमें श्योर इसमें काफी चीजें स्पेगेटी बन रही हैं, एक एक चीज अलग करते हैं। परचेजिंग $500 बिलियन उस पे अलग आएंगे अभी, एक मिनट, लेट्स टेक वन एट अ टाइम, राइट? इफ वी मे ओके, तो ऑयल हमने कमिट करा है कम करना। अब उसमें ये है, हमारा अपना भी लॉजिकल रीजन है, रशियन ऑयल का डिस्काउंट कम हो गया है, वर्ल्ड में क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे हैं, और जब हम रशिया से तेल खरीदते हैं तो पिछले एक साल में हमें करीब 8 या 10 बिलियन डॉलर की सेविंग हुई है, हमारे सरकार और प्राइवेट को जो भी, वर्सेस फ्री मार्केट में खरीदते। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, और अब डिस्काउंट बल्कि और कम हो रहे हैं, तो मानिए हमारे को रशिया से तेल खरीद के 5, 6, 7 बिलियन डॉलर की सेविंग होती है एनुअली। अब इधर आप दूसरे हैंड पे देखिए ना, आप पे 50% टैरिफ जो लगी हुई है, 1% टैरिफ मोटा मोटा थियोरी में एस्टिमेट है, 1% टैरिफ इन अमेरिका रिड्यूसेस एक्सपोर्ट्स बाय $1 बिलियन। तो अगर एक साल तक आपका 50% टैरिफ लगा रहेगा, तो आपका $50 बिलियन नहीं तो $40 बिलियन गड्ढे में गया। नाउ यू मेक अ इकोनॉमिक डिसीजन, यू वांट टू सेव 5 बिलियन, $6 बिलियन एनुअल by purchasing Russian oil, versus you want to save 40-50 billion dollars of your exports with the associated jobs. वो ट्रेड ऑफ है। 3 सालों में, ये तो मैं एक साल का 8-10 बिलियन बता रहा हूँ, पिछले 3 सालों में आई थिंक एक आंकड़ा है कि हमने जो रशिया से तेल खरीदा है, वी हैव सेव्ड अराउंड $26 बिलियन। तो मोटा मोटा मान लो साल का 8-9 बिलियन है। So that's the first thing. So to my mind it makes economic sense. आप जियो स्ट्रेटेजिक और रशिया हमारा पुराना ट्रस्ट अभी से अलग रखिए, वी आर टॉकिंग कोड नंबर्स। वन सेकेंडली, इसमें जो ऐड हो गया, वो जो वेनेजुएला वाला ट्विस्ट है, आई थिंक दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। वेनेजुएला के पास जब मदुरो को ले गए थे उठा करके, तब करीब 50 मिलियन बैरल शायद ऑयल था जो कि वो प्रोड्यूस कर रही थी उनकी रिफाइनरीज, परंतु बिकॉज ऑफ ब्लॉकेड एंड ऑल वो बेच नहीं पा रहे थे। वो 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल अमेरिकन, नॉट अमेरिकन कंपनीज बट अमेरिका द्वारा 2 ऑयल ट्रेडिंग फर्म्स को एलोकेट करवा दिया कि आप इसको निकाल के बेचो। उसमें से पहली एक ट्रांच कितने मिलियन बैरल्स है पता नहीं, मे बी 6 और 7 मिलियन बैरल्स कहा जा रहा है, बट $500 मिलियन का वो एक ट्रांजैक्शन हो गया, दैट इज रिपोर्टेड। उस 500 में से, एंड द रीजन आई एम गिविंग नंबर्स, आई विल से 500 में से $200 मिलियन इन्होंने वेनेजुएला गवर्नमेंट को दिया जी, बाकी $300 मिलियन फर्म्स के बीच में। और ये अकाउंट बाय द वे अमेरिकन गवर्नमेंट का अकाउंट नहीं, इन्होंने स्पेशल अकाउंट बनाया विच इज बेस्ड इन कतर, इन अ बैंक इन कतर। इंटरेस्टिंग। नाउ द पॉइंट इज कि इंडिया अगर रशिया से क्रूड करना खरीदना बंद करेगा, एंड एज आई थिंक दुआ सर बता रहे थे, रशिया से जो हम तेल लेते हैं दैट्स डार्क हेवी काइंड ऑफ ऑयल, वेनेजुएला का भी सेम है। तो जो हमने रशिया से कम करा, हम उतनी क्वांटिटी तो वेनेजुएला का अभी प्रोड्यूस करता ही नहीं है, बट अभी फिलहाल जो वेनेजुएला का ऑयल है वो इंडिया ले सकता है, ओके, एट मार्केट रेट्स। वर्ल्ड मार्केट, हम रशिया से बंद करेंगे तो वर्ल्ड मार्केट में जाएंगे, वर्ल्ड मार्केट में हमें जो देता है वो सऊदी देता है, एंड इराकी, दिस काइंड ऑफ हेवी क्रूड डार्क ऑयल, तो हम वेनेजुएला से ले लेंगे। और जब हम वेनेजुएला से लेंगे तो जो हम पैसा पे करेंगे, जो भी कुछ है, उसके चलते उनको फॉरेन एक्सचेंज होगा अमेरिका के पास थ्रू दैट बैंक अकाउंट टू गिव टू द वेनेजुएलन गवर्नमेंट, ये लो जी आपकी रॉयल्टी आ रही है। द वेनेजुएलन गवर्नमेंट नीड्स हार्ड डॉलर्स। तो ये इन्होंने ऑयल, मेरे ख्याल से इज द किकर ड्यू टू विच द ट्रेड डील सब्सिक्वेंट हैज हैपेंड, सो दैट इज वन। नाउ सेकेंडली, इज द डील गुड फॉर इंडिया? डेफिनेटली यस सर। ऑलराइट सर, यस अगर हम ये डील ना करें तो वंस अगेन वी आर फेसिंग दैट 50% टैरिफ,
एंड वी आर फेसिंग द जॉब, जो अभी हमारे आपके लेदर एक्सपोर्टर्स और बाकी सब बता रहे हैं. So do we ठीक है want to continue facing that? So the deal is good in that sense. ओके मल्टीपल 500 बिलियन का जो है वो हम्म आई थिंक कंफ्यूजन है. वो 500 बिलियन का एक टारगेट था ओबामा के टाइम भी, बाइडन के टाइम भी, कि हम्म बाय 2030 हम दोनों देशों का ट्रेड तो शुड आप बी कह रहे एट हैं कि वो 500 बिलियन. एब्सोल्युटली आप कह रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है उसमें ये ट्रम्प साहब नहीं कह रहे कि आज ही खरीदो. कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अब लेके क्विकली उनको ले लेते हैं. बगैर सर स्टार्टिंग विद यू सर, जो सेक्शन 232 के तहत आने वाले जो स्टील है, एल्यूमिनियम है, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनका क्या सर? सेक्शन 232 अभी भी लागू है. वहाँ पे वो कहा जा रहा है कि और ये डील जो हमारा जो एक्सपोर्ट का है वो टोटल 8% का है सर. इस जो सेक्टर की जो चीज़ें आती हैं वो 8% है, छोटा मोटा नहीं है. वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर अगर फिर यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस पे सर, तो थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए सर कि सेक्शन 232 के तहत आने वाले सेक्टर्स का क्या होगा. अभी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो 50 और 25% पे चलते रहेंगे, कि वो सुपीरियर सेक्शन है, सेपरेट सेक्शन है ये रेसिप्रोकल टैरिफ से. सो ये सोच है. बट अगर ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन आता है और इसका जो एग्रीमेंट आता है उसको ओवरराइड किया जाए तो हो सकता है. कोरिया ने ये 15% करवाया है, मेटल्स नहीं करवा पाए, बट ऑटो को 15% करवाया. तो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ एग्रीमेंट में कोरिया ने इसको इंसर्ट करवाया है. तो प्रेसिडेंट है, यूके नहीं करवा पाया. तो और यूके एनीवे मेटल तो बनाता नहीं है, उनको गाड़ियों का ही था. तो वो उनका जो है वही चल रहा है. बट ये अब रहेगा नेगोशिएशन. जहां तक मेरी खबर है नेगोशिएशन हो चुके हैं, ट्रम्प के डेस्क पे पड़ा है. तो वो जॉइंट स्टेटमेंट सिर्फ अब ट्रम्प पे निर्भर है. कल एज यूजुअल ट्रम्प ने अहेड ऑफ एनीबडी एल्स मूव कर दिया. अब भारत उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ये हुआ है, बातचीत हुई है. बट एग्रीमेंट और जॉइंट स्टेटमेंट देख के ही बता सकते हैं दीपक जी. ये अभी तो स्पेकुलेशन ही है. बट अगर लॉ देखें तो 50 और 25 जो उधर है उसके तहत, सुपर 232 के तहत वही रहेगा सर्वोपरि. बट अगर इसको इंसर्ट कर पाए जॉइंट स्टेटमेंट में और इसको ओवरराइड करवा पाए जी तो आप 18 पे आ जाएंगे. ऑलराइट सर. दुआ सर हमें बताइए, क्योंकि जब आपके कार्यकाल में जब ये ट्रेड डील इनिशिएट हुई थी सर, उसी वक्त इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स भी लग गए थे. और वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर भी थे, कृषि उसको लेकर के थे. हमने देखा कि बार बार जब ये डील अटकी है तो इसी तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे अटकी है. ट्रम्प साहब के दावे के मुताबिक क्या वाकई में सर हमने कृषि पर इतनी ढील दी है, या जैसा बग्गा सर कह रहे थे कि ये अपने पक्ष में ज़्यादा है हमारे, कि कमर्शियल चीज़ों के लिए हमने द्वार खोले हैं मार्केट के, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए नहीं. आपका इस पर क्या अनुमान है सर? दीपक साहब, ये अमेरिका की डील तो चर्चा हमने हाल में ही शुरुआत की है. बहुत पहले से नहीं, जैसे यूरोपियन यूनियन या सॉरी आपके टाइम पे यूरोपियन यूनियन वाली शुरू हुई थी. मैं करेक्ट कर रहा हूँ. नहीं. यस. तो मैं ये कहना आपको चाहता हूँ हाँ. कि एग्रीमेंट एग्रीकल्चर की या डेयरिंग की जो है बात, ये बहुत बरसों से भारत ने स्टैंड लिया हुआ है. मल्टीलैटरल फोरम जिसे WTO में कहते हैं, और जब कोई रीजनल एग्रीमेंट हो उसको भी मल्टीलैटरल में डाल सकते हैं, बड़ी हो, नहीं तो उसको बायलैटरल भी कह सकते हैं अगर छोटा रीजन हो. हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है कि भारतवर्ष के लिए एग्रीकल्चर लाइवलीहुड है. लोगों का इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंस है. हम एग्रीकल्चर को कमर्शियल रूप से नहीं देखते, और बिल्कुल उससे वही एक्सटेंशन हमने डेयरी को डाला हुआ. ये स्टैंड भारत का 20 साल पहले भी था और आज भी है. तो अगर हम कोई कंसेशन देने वाले हैं एग्रीकल्चर का, और जैसे कल ट्रम्प साहब ने कहा है हमने कुछ किया है और हम एग्रीकल्चर बहुत खरीदेंगे, तो मेरे हिसाब से 2-3 प्रकार का ही एग्रीकल्चर का कंसेशन हो सकता है जी. एक, जैसे हमने यूरोप के साथ किया है, कुछ प्रकार के फ्रूट्स जो भारत में
ज्यादा ग्रो नहीं किए जा रहे या बिल्कुल नहीं किए जा रहे, या उसका जी वैल्यू एडेड ज्यादा कंजम्पशन कम ही लोगों का है इसलिए नहीं हो रहे, तो वो हो सकते हैं। दूसरा, अमेरिका कहता है हमें हमें हम उनसे वॉलनट, अखरोट, हम्म, काजू ऐसी वस्तुएं ले और ज्यादा ले, कैलिफोर्निया से हम बादाम भी लेते हैं। हम हो सकता है कि हम उसके अंदर भी थोड़ा कंसेशन दे दें एग्रीकल्चर। और तीसरा जो आपका कृषि क्षेत्र में हो सकता है, जो अमेरिका कह रहा है और उनको मदद चाहिए अमेरिका को, कारण वो एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रम्प साहब को जी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, और नवंबर महीने में वहाँ पे इलेक्शंस हैं। और हो सकता है कि जी वहाँ के वे जो चीजें वस्तुएं ज्यादा ग्रो करते हैं, राइट हम मान जाए, वो है हम कौन से भुट्टे कौन से हाँ जो एथेनॉल बना सकते हैं, वो हम मान जाए। हाल के लिए उसका प्रभाव देखेंगे, क्या प्रभाव भारतवर्ष में होता है, साल 2 साल के लिए हम वो मान जाए, ट्रम्प साहब का जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर ले। जी इससे ज्यादा मैं मुझे कुछ नहीं लगता भारत के पास ज्यादा अलाउंस है कि एब्सोल्युटली रूम है कि जिससे हम एग्रीकल्चर को बिल्कुल खोल दें। ये डेयरी बहुत का भी क्योंकि क्योंकि दोनों तरफ सर, क्योंकि भारत में आप देख ही रहे हैं कि संसद के भीतर आज क्या हुआ है, विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है, और हाथ ही हाथ यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिंस ने तो मतलब ट्वीट करके ऐसा बोल दिया कि साहब हमारे जो रूरल किसान हैं अमेरिका के, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आई मीन अब डोंट नो क्या होने वाला है एग्जैक्टली। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है, जब फाइन प्रिंट्स आएंगे तो पता चलेगा। अनुराग सर, आप हमें बताइए, फाइन प्रिंट जब आएंगे तो मार्केट के लिए और निवेशकों के लिए क्या दशा दिशा है सर? सो दीपक, एक छोटा सा कमेंट, आई थिंक, जो आपने पहले एक ट्वीट के बारे में चर्चा की। हम्म देखिए, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग करना बहुत आसान काम है, हम्म लेकिन ऐसा कहना कि एज इफ इंडिया के पास ही सारी लेवरेज है और सरकार क्यों मानी, सरकार कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये जी गलत बात है। अमेरिका के 5 मिलियन जॉब्स इंडिया में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के हैं, उसमें तकरीबन 60% अमेरिका के डिपेंडेंस है। वो सारे जॉब अमेरिका के जॉब्स हैं जो इंडिया से हो रहे हैं। सो एक गिव एंड टेक होता है इकोनॉमी में। ऐसा नहीं है कि इंडिया, अब वो इंडिया की लेवरेज होगी लेकिन आज नहीं है। अगर आप 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो यू हैव टू बिकम बिगर जी एंड देन ऑल्सो ओपन मार्केट्स टू बिकम गेट दैट लेवरेज। ऐसा नहीं कि हम जो मनमानी चाहेंगे वो होगा, तो दैट आई ठीक थिंक वो गलत है। हाँ गवर्नमेंट ने बड़े ध्यान से जो डील हो सकती थी बेसिकली वो की है। वी कैन हैव लॉन्ग टर्म डिसएग्रीमेंट्स कि एग्री में इंडिया को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो एक अलग जी बात है। चलिए आपके सवाल पे चलते हैं। देखिए संक्षेप में दीपक, सर जी। हाँ बिल्कुल संक्षेप में ये है हाँ, कि द परसेप्शन दैट इंडियन मार्केट्स को सिर्फ ये यूएस डील ने रोका हुआ था, ये गलत परसेप्शन है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। हम्म, और जी दी ऑल द फिंगर्स दैट पॉइंट टुवर्ड्स के एफआईआई बेच रहे थे तो इंडियन मार्केट नहीं बढ़ रहा था। आई हैव बीन सेइंग एंड एवरीबॉडी नाउ नोज कि 70% डोमेस्टिक सेलिंग ही है। तो इंडियन मार्केट्स को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक थोड़ा ओवरहैंग है कुछ सेक्टर्स पे, उन कंपनीज को तो फायदा होगा, लेकिन वो हम्म, मार्जिनल कंपनीज हैं। लेकिन लार्जली इंडियन मार्केट्स अपना बैलेंस खुद ढूंढ लेंगे। मार्केट जी की तो एफिशिएंसी वही होती है और इंडियन मार्केट्स एफिशिएंट हैं। तो मार्केट्स इसलिए जब तक बिकवाली चलेगी बिकॉज वो रीजनेबली ओवर वैल्यूड हैं। जी तो ऐसे में आपको खरीदना है, आप अपना सोच के खरीदिए। बेचने वाले हमेशा आते रहेंगे, वो घर से ऑल ही राइट आएंगे। सर, ऑल राइट सर। डोमेस्टिक बहुत क्विक रिएक्शंस मैं ले लेता हूँ। जुनेजा सर, स्टार्टिंग विद यू। कोई बात ऐसी रह गई सर जो गवर्नमेंट को अब करनी है सर? माने गवर्नमेंट ने हमारे इतना मुझे अच्छा कर दिया कि माने कि हम कभी सोच नहीं सकते थे। हमारी इंडस्ट्री इतनी खुश है कि दिवाली आ गई हमारी इंडस्ट्री के लिए। ऐसा माने कभी जब से लेदर इंडस्ट्री बनी है इतना बड़ा महत्वपूर्ण ऐसे कोई साइन नहीं हुआ दोनों। तो सर लेकिन पहले न्यूजीलैंड हुआ, सर जापान अमेरिकी हुआ, सर यूके हुआ, अमेरिकी सूट उसके बाद वाले में ईयू हुआ। सर अमेरिकी सूट वाले इंडियन बूट पहनेंगे अब। पहले भी पहनते थे, अब तो चाइनीज हटा के सारे इंडियन ही पहनेंगे। हाँ जी, हाँ हमारे जी। लिए तो एकदम मजा आ गया। ऑल राइट। सचदेव सर, चीजें बहुत अच्छी लग रही है, दोनों तरफ से काफी वार्मथ दिखाई दे रही है, बट कोई ऐसी चीज सर बहुत संक्षेप में हाँ, जो ट्रम्प साहब का मूड बिगाड़ दे? बुलेट पॉइंट्स में मैं एक सजेशन दूंगा हमारे जो लेदर इंडस्ट्री के कोलीग हैं कि आप एक अच्छा पेयर ऑफ कॉबॉय बूट्स बनवा करके गिफ्ट कर दो सर्जियो गोर एम्बेसडर को।
हाँ, थैंक यू गुड बाय द आइडिया। वे। इट्स अ सीरियस सजेशन सर, ये चीजें लॉन्ग टर्म काम करती हैं, एंड इफ यू वांट वी कैन टेक दिस अप ऑफलाइन। इट्स अ सीरियस मूव। सेकेंडली, कुछ चीजें रह गई हैं, क्या हो रहा है देखिए, हमने कुछ रिफॉर्म्स भी करे हैं अंडर प्रेशर, और जो हमें करने चाहिए थे, जो वाजिब थे। जैसे न्यूक्लियर इंडस्ट्री में हमने 2010 में जो लायबिलिटी बिल बनाया था, उसके चलते हमारी अपनी इंडियन कंपनीज भी न्यूक्लियर सेक्टर में नहीं आना चाहती, क्योंकि लायबिलिटी की जो कंडीशंस है, आप छोड़िए अमेरिकन, फ्रेंच, जापानीज को, वो हमने रिफॉर्म किया है अभी इस शांति बिल के द्वारा। हमने इंश्योरेंस का सेक्टर खोला है, जो 75 था, आई थिंक 100% कर दिया हमने। तो इस तरह के कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स आप कहिए, ये वो भी कुछ तो हमें पता है, कुछ और निकल के आएंगे डील के द्वारा, विच विल बी गुड फॉर आवर ओन मार्केट। ओके, वही बात है, हमारा अपनी क्वालिटी, अपना प्रोडक्ट, डूइंग ईज ऑफ बिजनेस विद इन द कंट्री शुड इंप्रूव आल्सो। एंड जहां तक रही बात बाकी अमेरिका के एक्सपोर्ट्स की, तो ठीक है, देखते हैं, 500 बिलियन का टारगेट था, बट वो टारगेट था, याद रखिए, गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, जो 2030 तक होना था, गुड्स एंड सर्विसेज का। और इस एग्रीमेंट में आई एम नॉट सो श्योर कि सर्विसेज कंपोनेंट कितना इंक्लूडेड है, एंड आई एम नॉट सो श्योर कि इसमें H1 वगैरह को लेके ज्यादा होगा, क्योंकि H1 एंड ऑल इज अ ओवरऑल ब्रॉड इमिग्रेशन। नो वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। यही सारे सवाल हैं जो हमने शुरुआत में भी उठाए थे, उनका एनालिसिस भी लिया, लेकिन ये प्रश्न अभी भी इनके आखिर में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। सकारात्मक है, सब चीज़ ठीक है, बट अंतिम जो फाइन प्रिंट्स आएंगे उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह का होगा, और दोनों तरफ की जो सौहार्दता है, जो सहृदयता है, वो बिगड़े ना बस, ये इसका आप उम्मीद करिए, तब जाके एक मुकम्मल डील बन पाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला, लंबी चर्चा हुई, सारगर्भित हुई। रॉबिन सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुनेजा सर थैंक यू सो मच सर, अनुराग सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अजय दुआ सर हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजय बग्गा सर लगातार हमारे साथ एनालिसिस दे रहे हैं, एक एक डिटेलिंग को हमको बड़े अच्छी भाषा में समझाते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।